हेलो, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, आपका क्लास में स्वागत है। आज हम आपका सब्जेक्ट EE 202 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसकी मेन थीम को समझने का कोशिश करेंगे कि है क्या। थर्मोडायनामिक्स या थर्मल इंजीनियरिंग का जो शब्द है, इसका फॉर्मेशन है, वो ग्रीक के दो शब्दों को मिलाकर के बना है। थर्मी यानी कि हीट और डायनामिक्स यानी पावर। ठीक, तो कहने का मतलब है कि हीट और पावर, ठीक, इन दोनों को मिलाकर के थर्मोडायनामिक्स बनता है। तो थर्मल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं और थर्मोडायनामिक्स भी कह सकते हैं। ठीक, उससे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में बात कर लें। One of most fundamental law of nature is conservation of energy principle. ठीक है, it simply state that during an interactions energy can be changed from one form to another, but total amount of energy remain constant. That is, energy can't be created or destroyed. इसको समझने का इस तरह से प्रयास करें। यदि कोई भी ह्यूमन बॉडी, जैसे आप मैं या और कोई भी, जब हम फूड लेते हैं यानी कि एनर्जी लेते हैं, ठीक है, उस एनर्जी के बाद में जिस फॉर्म में हमने फूड लिया है उसको हम कंज्यूम करते हैं, उसमें से कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी का रिमेनिंग हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो ली हमने उसमें से बाकी की एनर्जी हमने कर दी, उसका कुछ पोर्शन हमारी बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाता है, स्टोर हो जाता है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूजफुल एनर्जी कौन सी हुई? टोटल इनपुट माइनस टोटल आउटपुट, जो डिफरेंस है वो आपका यूटिलाइज हुआ एनर्जी का। ठीक है, या एक दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं, जैसे किसी पहाड़ पे या किसी हिल से कोई रॉक जो ऊपर वो स्टेशनरी कंडीशन में होती है और उसके बाद जो टूट के नीचे गिरती है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। स्टेशनरी जैसे आपका स्थैतिक ऊर्जा जो होता है, एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ बढ़ती है और हाइट जैसे कम होगी वैसे ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। कोई ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से ऊंचा लेके जाएंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जब उसको ऊपर से टू अर्थ नीचे लेके आएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। या यूँ कहें कि जैसे आपका डैम होता है, उसमें जो पानी का लेवल है वो ज़्यादा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और पानी का लेवल कम है यानी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक, तो अब इसमें प्राकृतिक रूप से ये कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको पैदा किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। वो ना तो ये दे रखा है दैट इज एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड, तो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा का केवल रूपांतरण किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे डैम है, डैम के अंदर पानी स्टोर होता है, रुका हुआ होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, तो उस कंडीशन में उसके अंदर जो भी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही डैम के बॉटम से हम पाइप यूज करते हुए पानी यूज करते हैं तो आपने देखा होगा उस पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक, तो यानी कि अब यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक, और इस काइनेटिक एनर्जी को हम टरबाइन के थ्रू अब उसमें हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ सोचने की बात है कि किसी भी एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा कन्वर्ट कर पाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जैसे अभी बात करते हैं आप हाइड्रोलिक टरबाइन की या वाटर टरबाइन की, तो आपने देखा होगा जो भी काइनेटिक एनर्जी उसमें हम इनपुट के फॉर्म में देते हैं वो 100% इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। इसी तरीके से टरबाइन के साथ में हम जनरेटर कपल करते हैं, तो जितनी हम मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन इसको जनरेटर को जो दे रहे हैं वो भी 100% मैकेनिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो कहना होता है कि कुछ परसेंट तक हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उसी को हम उसकी एफिशिएंसी बोलते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो थर्मोडायनेमिक्स कैन बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ एनर्जी। ठीक, साइंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी व्यूड एज एबिलिटी ऑफ टू कॉज चेंज। ठीक, तो थर्मोडायनेमिक्स को हम ये कह सकते हैं ऊर्जा का विज्ञान या उसका अध्ययन जो है वो ही थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स के वर्ड फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दिया है, थर्मी यानी हीट और डायनामिक्स यानी पावर। तो ऊष्मा और शक्ति, इनका जो अध्ययन है वो ही आपका थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, और एनर्जी कैन बी व्यूड एज द एबिलिटी टू कॉज द चेंज। और एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण से परिवर्तन किया जा सकता है, वर्क डन किया जा सकता है। ठीक, और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा और एक अलग तरीके से डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन heat, work, temperature and energy. And in broad term, thermodynamics deal with transfer of energy from one place to another and from one form to another. इसको समझने का प्रयास करें। थर्मोडायनेमिक्स में जो मेन चीज़ें हैं हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी में स्पेशली इंटरनल एनर्जी को कंसिडर करेंगे, उसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूड होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्लूड होगी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी की बात आती है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा। अब इंटरनल एनर्जी के अंदर जैसे हम जो इंटेक करते हैं एनर्जी का, उसके बाद कुछ हम एनर्जी को छोड़ते भी हैं स्टूल के फॉर्म में, एग्जिट करते हैं, तो बाकी का जो जितनी एनर्जी ली वो ज़्यादा थी और जो रिलीज की हमने छोड़ी तो वो हुई कम। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका यूजफुल एनर्जी यानी कि वो आपका वर्क हो गया। ठीक, तो वो जाकर के वो एनर्जी जो है आपके संचित होगी बॉडी में। तो कहना होता है कि आपने ज़्यादा ऊर्जा ली, कम कंज्यूम करी, इसका मतलब ज़्यादा पोर्शन आपका एनर्जी का बॉडी के अंदर गया और वो स्टोर हो गया एज ए फैट के फॉर्म में। ठीक, इसी तरीके से आपने एनर्जी का इंटेक कम लिया और वर्क ज़्यादा किया, तो अब क्या होगा कि बॉडी ने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करी लेकिन इनपुट आपका एनर्जी का कम है, तो बाकी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कहाँ से कवर होगा, वो आपकी बॉडी का फैट कम होगा। क्यों? क्योंकि आपने वर्क किया है तो उसको, और वर्क किसके कारण से होगा, एनर्जी के कारण से, तो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, वर्क के फॉर्म में। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, आपने जो इतनी एनर्जी ली वो कम है तो आपकी बॉडी से कंज्यूम होगी, फैट के फॉर्म में जो स्टोर्ड है वो कंज्यूम हो जाएगी। यदि आपने एनर्जी इंटेक में ज़्यादा ली है और वर्क कम किया यानी कि कम एनर्जी कंज्यूम करी, तो बाकी की जो एनर्जी स्टोर होगी वो आपके फैट के फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपकी बॉडी के जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो फैट के फॉर्म में, और जब कंज्यूम होती है तो फैट आपका कम हो जाएगा, स्टोर हो रही है तो फैट बढ़ जाएगा। ठीक, एक इसको देख के चलते हैं। दूसरा, थर्मोडायनेमिक्स डील विथ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स दो चीज़ें हो गई, एक तो ऊर्जा का संचालन एक स्थान से दूसरे स्थान पे, दूसरा ऊर्जा का रूपांतरण एक एनर्जी से दूसरे में, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, कन्वर्जन जो है वो भी थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट। द की कंसेप्ट इज दैट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, अब इन्हीं में से हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, टेम्परेचर भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। ठीक, अच्छा, टेम्परेचर हम कहते हैं कि कम या ज़्यादा, हम किसी एक हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम हीट अप करते हैं। हीट अप करने का मतलब है कि हम उस ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं। जब कंटिन्यू हम उसको हीट देंगे तो उसका एनर्जी बढ़ता जाएगा, तो जब एनर्जी बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। ठीक, यदि एक कोई हॉटेड बॉडी है उसको हमने एनवायरनमेंट में रखा हुआ है तो धीरे धीरे वो रेडिएट करेगा, हीट का ट्रांसफ़र करेगा तो यानी कि वो हीट रिलीज कर रहा है, तो अब उसका टेम्परेचर कम होगा। तो कहना है कि हीट एनर्जी को मेजर करने का जो तरीका है वो टेम्परेचर के फॉर्म में हम इंडिकेट करते हैं। ज़्यादा हीट एनर्जी होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यदि हीट का लॉस हो रहा है, गेन नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो यानी कि उसकी हीट एनर्जी कम होती जाएगी। कोई हॉटेड बॉडी कूल कंडीशन में आएगी, ठंडी होगी, तो उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, और एनर्जी आमतौर पे हम जो यूज़ करते हैं इंटरनल एनर्जी के टर्म के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरी एक थर्ड डेफिनेशन उसकी बना सकते हैं, फिजिक्स दैट डील विथ मैकेनिकल एक्शन रिलेशन ऑफ हीट। ठीक,
फिजिक्स जो मैकेनिकल एक्शन और रिलेशन ऑफ हीट जो है उसकी, वो भी आप थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं। और एनर्जी इज ए थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, और एनर्जी जो टर्म है वो थर्मोडायनेमिक्स की एक प्रॉपर्टी है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक, इन सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, लिक्विड गैस में आमतौर पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में होगा तो एटम फॉर्म में होगा। जैसे वाटर है, वेपर में जब कन्वर्ट होता है या स्टीम में कन्वर्ट होता है तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, H2O के फॉर्म में, 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एटम यदि इंडिविजुअल है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम है, तो उसमें इंडिविजुअल होते हैं, तो वो आपके एटम्स होंगे। ठीक है, तो 2 डिफरेंट तरफ, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल एटम्स आपस में युग्म बना करके घूमते हैं, पेयर बना करके, तो वो आपका मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, और सॉलिड्स के अंदर जैसे मेटल वगैरह, इनमें आयंस। ठीक, तो और ये आपको पता ही है 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जैसे 2 मेटेलिक बॉडी, एक हॉटेड एक कूल है, दोनों मेटेलिक बॉडी को हम एक दूसरे से सटा के रख दें टच करके, तो क्या होगा, हॉटेड बॉडी अपनी हीट को रिलीज करेगा और कोल्ड बॉडी को ट्रांसफ़र कर देगा। तो क्या होगा, हॉटेड बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाएगा और लोअर टेम्परेचर बॉडी जो कूल्ड बॉडी है वो उसका टेम्परेचर राइज होता जाएगा, क्योंकि उसमें हीट का एडिशन हो रहा है और हॉट बॉडी का हीट जो है वो लूज हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, दूसरा, हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। ठीक, तो आमतौर पर आपने महसूस भी किया होगा। अच्छा, दूसरा, कई बार हम कहते हैं सर्दी या गर्मी बोलते हैं, तो गर्मी क्या है और सर्दी क्या है। ठीक है, सर्दी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, यदि ऊष्मा की अधिकता हो तो हम गर्मी कहेंगे, यदि ऊष्मा की कमी हो तो हम उसको सर्दी बोलते हैं। तो कहना था कि ये है ऊष्मा की अधिकता होना या ऊष्मा का कम होना, हीट, लैक ऑफ हीट कॉल्ड। ठीक, और इसी तरह से हीट की अधिकता है तो वो आपका गर्म। ठीक है, तो सर्दी कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है, सर्दी बस इतना सा है कि ऊष्मा की कमी है, यानी हीट की कमी है तो हम उसको ठंडा कहेंगे, ऊष्मा की अधिकता तो हम उसको गर्म करेंगे। तो कहना सर्दी गर्म जो है वो केवल टेम्परेचर का डिफरेंस कह लीजिए या हीट की क्वांटिटी का जो है अंतर, वो उसको ही हम कहेंगे। ठीक, और ट्रांसफर ऑफ और फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, आपको मैंने बता ही दिया, हीट का फ्लो जो है वो केवल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से होता है। ग्रेडियंट जो कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर हमेशा गर्मी का संचालन होता है। गर्मी से मतलब हीट का, ऊष्मा का, ऊष्मा हमेशा है नॉर्मल जो एज ए नेचर के अंदर ऊष्मा का जो फ्लो होता है, बहाव होता है, वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है, या यूँ कह लीजिए कि उच्च ऊष्मा डेंसिटी से निम्न ऊष्मा डेंसिटी की ओर। जहाँ पे ऊष्मा की अधिकता होगी वहाँ से, और जहाँ पे ऊष्मा की कमी होगी उस ओर ऊष्मा का प्रवाह होगा, बहाव होगा, फ्लो होगा। ठीक, साइंटिफिकली हीट डिफाइंड एज फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए वार्म टू ए कूलर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको क्या कहा है, हीट इज डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए वार्म ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। वार्म मतलब गर्म ऑब्जेक्ट आपका, और कूलर ठंडा। ठीक, इसके बहाव को ही हम ऊष्मा कहते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इज डन ऑन दिस बेसिस एज हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, ऊष्मा की अधिकता को हम हॉट कहेंगे, ऊष्मा की कमी को हम कोल्ड कहेंगे। हीट एनर्जी इज ऑल अराउंड अस सच एज आइसबर्ग, एक एग्जाम्पल है, वोल्केनो एंड आवर बॉडीज। जैसे अब 3 यहाँ दिए हैं, आइसबर्ग आपने देखा होगा समुद्र में, नॉर्थ पोल साउथ पोल के नज़दीक बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। ठीक है, जो पानी पे फ्लोट करते हैं बड़े बड़े पहाड़ के रूप में, वो आइसबर्ग्स होती हैं। इसी तरीके से वोल्केनो, ज्वालामुखी, वो हो गया। और
हमारी इंसान का शरीर या किसी पशु का शरीर, ये भी एक इसके उदाहरण है। जैसे आइसबर्ग, लैक ऑफ हीट, वॉल्केनो, आप देखेंगे ऊष्मा की अधिकता, और ह्यूमन बॉडी कंपनसेट करती है एनवायरनमेंट से। कैसे करती है इसको आप देख सकते हैं कि कई बार हम जैसे ट्यूबवेल पे नहाते हैं, तो सर्दी में नहाते हैं तो हम अलग व्याख्या देते हैं, और गर्मी में जब उस पानी से नहाते हैं तो अलग व्याख्या देते हैं। सर्दी में हम देख ट्यूबवेल का पानी यूज़ करते तो हम कहते हैं पानी गर्म है, ठीक। और गर्मी में जब हम नहाते हैं तो हम कहते हैं कि पानी ठंडा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर इनसाइड का, जहाँ से पानी हम प्राप्त कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर सदैव ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक। सपोज कीजिए जैसे ज़मीन का पानी है जो हम यूज कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर सपोज करो, मान के चलिए जैसे आप कह सकते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए, ठीक। अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी मैं एग्जैक्ट नहीं कहूँगा, लेकिन एक अनुमानित बता रहा हूँ आपको कि ये टेम्परेचर पे पानी है। अब समर में क्योंकि हमारे यहाँ पे 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो अब जब हम उस पानी से नहाएंगे और हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री के आसपास होता है, तो उस टेम्परेचर पे तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर सपोज 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सराउंडिंग है समर में पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। अब हम पानी से नहाएंगे तो पानी जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जिससे हम नहा रहे हैं, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब क्या होगा? जैसे आपका बॉडी का 27 है और पानी का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवेलेबल है, तो कैसा महसूस होगा आपको? भाई आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा यदि पानी का टेम्परेचर है तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और आपका बॉडी का कम है, तो आपको गर्म फील होता है। और आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो फिक्स है, एक औसत टेम्परेचर मेंटेन रहता है बॉडी का, और सराउंडिंग का कम है, तो आपकी बॉडी क्या करती है? हीट रिलीज करती है, और वो हीट सराउंडिंग को या एनवायरनमेंट को चली जाती है, तो उसके कारण से आपकी बॉडी हीट लूज करती है, तो आपको उसके कारण से एक कमी महसूस होती है, उसको हम कहते हैं ठंडा है। तो हम क्या कहते हैं, जब हमारी बॉडी से हीट लूज होती है एनवायरनमेंट को, तो हम क्या कहते हैं? सर्दी है। और यदि समर के अंदर हम जब खड़े होते हैं तो सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो सराउंडिंग से हीट आपकी बॉडी की तरफ आती है, तो आपकी बॉडी हीट गेन करती है, तो हम कहते हैं गर्मी। इसी तरीके से मैंने आपको अभी पानी का एग्जांपल दिया था, उसका भी यही कहने का मतलब ये है कि ज़मीन का पानी का टेम्परेचर फिक्स है, गर्मी में सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो अब जब आप देखें तो सराउंडिंग से हीट किधर फ्लो करेगी? पानी की तरफ, ठीक। तो क्या कहेंगे? सराउंडिंग में गर्म ज़्यादा है, गर्मी है। और यदि विंटर के अंदर देखें तो सराउंडिंग टेम्परेचर कम होगा, यानी कि लैक ऑफ हीट होगी, और आपका जो ग्राउंड वाटर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसकी हीट ज़्यादा होगी। अब क्या होगा? पानी से सराउंडिंग की तरफ। तो कहने का हीट की फ्लो की दिशा पर निर्भर करेगा कि सर्दी कहें या गर्मी कहें। लेकिन सर्दी नाम की कोई टर्म नहीं होती। मैंने आपको फिर दोबारा क्लियर कर दूं कि हीट की कमी होना सर्दी हम बोलते हैं उस इफेक्ट को, और हीट की अधिकता होने को हम गर्मी बोलते हैं। The scientific heat is defined as the flow of energy from a warm to cooler object. The classification of heat is done on this basis as hot and cold. Heat energy is all around, such as iceberg, volcano, our body. Every matter has heat energy. The result of movement of minute particles known as atoms, molecules, ions in liquid, solid, gases is nothing but heat energy. Heat energy can be transferred by one substance to another. The flow because of temperature difference between two objects known as heat. ठीक है, दोबारा एक बार सेंटेंस देख लीजिए। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वन सब्सटेंस टू अनदर। ठीक है, हीट एनर्जी को हम एक सब्सटेंस से दूसरे, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर कर सकते हैं। द फ्लो
बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि हीट का फ्लो हमेशा अधिक तापमान से निम्न तापमान की ओर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग हीट एनर्जी। अब ऊर्जा तीन तरीके से ट्रांसफ़र होती है। हीट जो होती है, तो आपने माइक्रोवेव देखा हो, माइक्रो में तीन ऑप्शन आते हैं, ग्रिल, कन्वेक्शन और हीट, कन्वेक्शन और माइक्रोवेव। ठीक, इसी तरह से ऊर्जा के तीन तरीके के संचरण होते हैं। एक रेडिएशन, जिसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सनलाइट, जो सन से हीट एनर्जी जो अर्थ तक आती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि वहाँ बिल्कुल निर्वात है, वैक्यूम है, तो यानी वैक्यूम है तो वहाँ कोई मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स हैं ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, इसलिए वहाँ टोटल वैक्यूम है। तो हीट बिना किसी मीडियम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आती है तो वो कहलाता है रेडिएशन, जिसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ये इस तरीके से मान लीजिए किसी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है और वहाँ पर एक जगह ईंटें रखी हुई हैं और एक छत पे काम चल रहा है या अंदर काम चल रहा है, वहाँ तक ईंटें पहुँचानी है। तो उसमें तीन तरीके हो सकते हैं। एक कि लेबर ईंट के ढेर के पास खड़ी हो जाए और वहाँ से एक एक ईंट को उठाए और वहीं से खड़े खड़े उसको अंदर फेंक दे अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ चली जाए। तो इस केस में क्या होगा, लेबर अपनी जगह फिक्स है और वो ईंट को थ्रो कर रही है, फेंक रही है छत पे, बीच में दूसरी ओर कोई लेबर नहीं है, केवल उस एंड पे। तो एक एंड से थ्रो कर रहा है, दूसरे एंड पे जाके ईंट गिर रही है, तो ये रेडिएशन हो गया, क्योंकि इसमें लेबर बीच में नहीं जा रही, कोई मीडियम नहीं है। तो ये हो गया आपका रेडिएशन। एक होता है कि उस ईंटों के ढेर से और छत के बीच में 5 या 6 लेबर खड़ी हो जाएं। ए लेबर बी को ईंट दे दे लेकिन मूव नहीं करे, और बी सी को दे दे ईंट, वो भी मूव नहीं करे, सी डी को दे दे, वो भी मूव नहीं करे, डी ई को दे दे। ऐसे करके लेबर मूव नहीं करे, बस वो इस हाथ से पकड़ के दूसरे को दे दे और वो तीसरे को दे दे, वो चौथे को दे दे, पाँचवें को दे दे, और ऐसे करके ईंट वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडक्शन, जहाँ पे मीडियम के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, केवल हीट का संचालन करते हैं। इधर से हीट ली, इधर दी, यानी कि जैसे ईंट एक लेबर दूसरे को दे रही है लेकिन लेबर मूव नहीं कर रही। यहाँ पे सॉलिड मीडियम जो होता है, मेटल वगैरह जो हीट के कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर, उसमें यही होता है कि एक एटम अपनी इधर से हीट लेगा और दूसरी साइड में हीट दे देगा। जिस साइड तो लेगा किधर से, जिधर हीट टेम्परेचर ज़्यादा है, और देगा किधर, जिधर टेम्परेचर कम है। ठीक, तो इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं किसी सॉलिड के, वो अपनी जगह से विस्थापित नहीं होते, जगह नहीं छोड़ते हैं, केवल हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, वाइब्रेशन के फॉर्म में या जिस तरीके से भी। ठीक है, तो ये हो गया। एक तीसरा मैं बता दूं कि जैसे लेबर है, एक लेबर अंदर से आए, एक ईंट उठाए और वो चल के जा करके वहाँ ईंट छोड़ के आए, फिर वो वापस आए, फिर एक दूसरी ईंट लेके जाए और अंदर छोड़ के आए। तो ये हो गया आपका कन्वेक्शन, जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, जैसे लिक्विड कंडीशन है या गैस कंडीशन, इसमें तो वो वहाँ से हीट गेन करेगा हाई टेम्परेचर से, हाई हीट एनर्जी जहाँ है डेंसिटी वहाँ से, और कहाँ जाएगा, जहाँ पे लो हीट एनर्जी यानी लो टेम्परेचर वहाँ जाएगा। तो वो जो अधिक हीट है उधर से हीट लेगा, और जहाँ लो हीट है या लो टेम्परेचर वहाँ जाकर के उसको हीट को, तो उसमें मॉलिक्यूल्स है जो है, तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स या एटम्स जहाँ हाई एनर्जी है, हीट एनर्जी, वहाँ से मूव करके लो हीट एनर्जी तक पहुँच जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मीडियम के मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो हैं वो भी अपने स्थान को चेंज करते हैं। तो ये उस तरीके से हो गया कि एक लेबर आए और ईंट को उठाए और दूसरे स्थान पे चला जाए जहाँ पे आवश्यकता है या जहाँ पे हीट एनर्जी कम। तो ये तीनों जो हैं, एक आपका हुआ कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन। कन्वेक्शन दोबारा डिक्लेयर कर दूँगा कि कन्वेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स, एटम्स भी साथ में हीट के साथ एक जगह से अधिक हीट की जगह से दूसरे निम्न हीट की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे लो एनर्जी हो हीट की वहाँ। तो ये तो होगा कन्वेक्शन, जिसके अंदर मीडियम के मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व हैं और वो खुद भी मूव कर रहे हैं। रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं होता, वो हमेशा वैक्यूम में ही होता है। ठीक है, तो रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। कंडक्शन केवल सॉलिड प्लेट के अंदर या लेयर के अंदर या थिकनेस में ही होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी जगह पे हिल सकते हैं लेकिन जगह को नहीं छोड़ सकते। तो इस के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होगी वो आपका कहलाएगा कंडक्शन। पार्टिकल्स हैव हाई एनर्जी एट हाई टेम्परेचर,
some amount of energy can be transferred to other particles that are at lower temperature. For instance, for example, when a fast traveling particle collides with a slower particle in gas state, it transfers its energy to the other particles and thus increases the speed of slow moving particles. ये वैसा ही है, कभी आपने प्लेग्राउंड में देखा हो, फुटबॉल और वगैरह खेलते हैं तो एक दौड़ता हुआ खिलाड़ी आता है और एक जो धीरे चल रहा हो तो उसके आगे टकराता है। तो आपने खुद ने नोट किया होगा कि जो दौड़ के है उसकी एनर्जी रिलीज कम हो जाएगी और उसकी एनर्जी दूसरे प्लेयर को ट्रांसफर हो जाएगी, उसके कारण से उसकी एनर्जी बढ़ेगी और वो आगे तेज दौड़ पाएगा या जल्द आगे जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहना है, व्हेन ए फास्ट ट्रेवलिंग पार्टिकल कोलाइड विद ए स्लोअर पार्टिकल इन गैस स्टेट। ठीक है, गैस कंडीशन के अंदर एक पार्टिकल जिसकी हाई स्पीड है वो एक लो स्पीड वाले पार्टिकल से टकराता है, तो ये क्या होगा, हाई स्पीड पार्टिकल अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा लो एनर्जी पार्टिकल को दे देगा और उस कारण से लो एनर्जी पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, और एक बार दोबारा देख लीजिए, कन्वेक्शन ट्रांसफ़र हीट एनर्जी वाया एयर गैस लिक्विड। क्योंकि कन्वेक्शन लिक्विड गैस के अंदर होता है, हीट ट्रांसफ़र का मोड, और कंडक्शन सॉलिड के अंदर। ठीक, और रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो दोबारा एक हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कन्वेक्शन ट्रांसफ़र हीट एनर्जी वाया एयर एंड लिक्विड, द पार्टिकल मूव अपार्ट and become less dense as the air heats up and hence cause air to rise, while cooler air move in from below and heat up. Radiation warm the air using heat waves that radiate out of hot object in all directions until absorbed by other object. Heat transfer by radiation take place at speed of light and travel great distance. Conduction transfer heat through one object to another when in tight contact. The traveling molecules of warm object can be increase the energy of molecules in cooler object. Solid conduct the heat better than gas, liquid since particles are closer together. क्योंकि सॉलिड्स के अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स बिल्कुल नज़दीक होते हैं, गैप नहीं होता है, जबकि लिक्विड में थोड़ा गैप बढ़ जाता है और गैसेस कंडीशन में और भी ज़्यादा गैप बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे गैप बढ़ेगा वैसे वैसे हीट कंडक्शन या हीट ट्रांसफ़र जो है वो कम हो जाएगा। तो सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है रेट से, लिक्विड में उससे थोड़ी कम रेट से हीट ट्रांसफ़र होगी और गैस के अंदर और भी कम रेट से हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो लिक्विड गैस के अंदर कन्वेक्शन, सॉलिड के अंदर कंडक्शन और वैक्यूम के अंदर रेडिएशन। ठीक, तो हीट ट्रांसफ़र में इनमें से कोई एक हो सकता है या इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रेडिएशन बिटवीन हीट एंड वर्क। द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी जस्ट लाइक मास, energy is always conserved. It can neither be created or nor destroyed, but it can be transformed from one form to another. ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना उत्पन्न किया जा सकता, केवल उसका रूप परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, इंटर एनर्जी इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट रेफर टू एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम विच इंक्लूड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इंटर एनर्जी के दो पार्ट हो गए हैं, kinetic energy or potential energy. Whenever a system goes through any change due to interaction of heat, work, energy, internal energy, it is followed by numerous energy transfer and conversion. However, during these transfer, there is no net change in total energy. यदि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, किसी भी, जब सपोज को 1 लीटर वाटर है उसको आप हाइट पे लेके जाएं 1 किलोमीटर, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। जैसे आप उसको नीचे लेकर आएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन दोनों का सम इनिशियल स्टेज पे और फाइनल स्टेज पे सेम रहेगा इसके। तो टोटल सम जो है एनर्जी का, डिफरेंट टाइप एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी में पोर्शन जो है पोटेंशियल का या काइनेटिक किसका ज़्यादा होगा, या अवस्था पर डिपेंड करेगा, परिस्थिति में डिपेंड करेगा, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है,
दोबारा देख लीजिए, ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर देयर इज ए नो नेट चेंज इन टोटल एनर्जी। ये है आपका एक सिस्टम, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिस्टन नुमा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक पिस्टन नुमा है। यहाँ पे वॉल्यूम आपका ज़्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है। इसका मतलब आपने पिस्टन को टूवर्ड डाउन लेके आ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप कम है। तो आप यहाँ पे ये जो लगा रहे हैं, ये क्या लगा रहे हैं, हीट या वर्क? ये आपका वर्क, क्योंकि आप बल लगा रहे हैं, ठीक। तो आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं किस पे, पिस्टन पे। और पिस्टन अल्टीमेटली किस पे कर रहा है, गैस पे। और गैस जो ये दिखा रखी है, अभी इनिशियल कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज़्यादा है, और यहाँ पे फाइनल स्टेज है जहाँ देख रहे होंगे वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम, जब वॉल्यूम कम होगा तो मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएंगे दूसरे के, तो गैप कम हो जाएगा। तो कहना था आपने यहाँ जो दिया वो वर्क, और इस कारण से इसका जब कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा, कि वर्क का अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में हो रहा है, हीट में। अब उसके कारण से क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। यहाँ पे E2 जो है ये स्टेज 2 की एनर्जी है, यहाँ E1 जो है ये स्टेज 1 की एनर्जी है, और ये Q जो आपने हीट दी और माइनस वर्क, ठीक। अब यहाँ ये हो सकता है, दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो हीट रिलीज होगी, या सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं तो सिस्टम वर्क करेगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर जानता है। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी तो E2 और इनिशियल इंटरनल एनर्जी E1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके समान होगा, जितनी ऊष्मा दी गई और उससे कितना वर्क हुआ। क्योंकि 100% कभी कन्वर्ट होगी नहीं एनर्जी, कि जिस रोज़ 100% कन्वर्ट हो जाएगी उस रोज़ बहुत अच्छा एडवांटेज होगा हम लोगों को, ऐसा कुछ डेवलप होगा। लेकिन यहाँ जो समझने का प्रयास करेंगे वो यही कि इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा E, और वो किसका डिफरेंस है, फाइनल स्टेज पे एनर्जी E2 और इनिशियल स्टेज पे E1। और इनमें अंतर कितना आएगा, जितनी हीट हमने दी सिस्टम को और वो वर्क में जितनी कन्वर्ट होगी, तो बाकी की जो हीट है वो किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके देखने के लिए धन्यवाद। अब अगले टर्न पे हम आगे इस टॉपिक के सब टॉपिक पे चलेंगे और उसका आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू।